दोस्तों, दुनिया में लग्जरी और अमीरी की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम दुबई का ही आता है। क्योंकि दुबई एक ऐसा शहर है जहां दुनिया भर के बड़े बड़े रईस अपने ऐशो आराम और लग्जरी के लिए जाने जाते हैं। दुबई की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स भी सुपर कार्स चलाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ की बेशुमार रईसी को देखकर ज्यादातर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि खाड़ी के दूसरे देशों की तरह दुबई भी तेल बेचकर आज इतना अमीर हो पाया है। लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि तेल दुबई की जीडीपी में सिर्फ 1% का ही योगदान देता है। अब ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि अगर तेल नहीं तो फिर दुबई की इस अमीरी का क्या राज है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, आज की अगर बात करें तो इस समय दुबई दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार किया जाता है। सबसे ऊंची इमारत, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क और दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल, ये सभी चीजें दुबई को दुनिया के दूसरे शहरों से अलग बनाती है। आज दुबई लोगों को इतना कुछ ऑफर करता है कि दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर खींचे चले आते हैं। और इतना ही नहीं, आज दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल बिजनेस हब भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े और हर प्रकार के इंटरप्राइजेस को व्यापार के अवसर मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस आलीशान दुबई को आज हम देखते हैं, वहाँ 50 साल पहले रेत के अलावा और कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि दुबई में पहला एयरपोर्ट भी साल 1960 में बना था, जिसको उस समय दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने एक बहुत बड़ा लोन लेकर बनवाया था। अब सवाल आता है कि 50 सालों में ऐसा कौन सा जादू हुआ कि दुबई एक बंजर रेगिस्तान से दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक बन गया। इस सवाल का अगर सीधा साधा जवाब देना हो तो दुबई की इस तरक्की का पूरा श्रेय यहाँ के उन दूरदर्शी शासकों को दिया जाएगा जो पिछले 60-70 सालों से यहाँ के रूलर रहे हैं। इसको समझने के लिए चलिए पहले हम दुबई के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, साल 1770 से लेकर 1930 दशक के अंत तक दुबई समेत पूरे दक्षिण पूर्वी अरब में मोती उद्योग ही वहाँ के आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। उस समय इन देशों को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ट्रूसियल स्टेट्स का नाम दिया गया था। ये लोग फारस की खाड़ी में गोता लगाकर पानी से मोती निकालते और फिर उसका व्यापार करते। इन लोगों के व्यापार करने की शुरुआत इसी तरह से हुई थी और इसी पर इनके आने वाले भविष्य की नींव भी रखी गई। 1930 के बाद अरब के इस मोती उद्योग में गिरावट आनी शुरू हो गई। दोस्तों, दुबई के पड़ोसी शहर अबू धाबी में 1930 की शुरुआत से ही तेल निकालना शुरू हो गया था, जबकि दुबई अभी भी सूखा था। एक तरफ जहां मोती उद्योग लगातार घट रहा था, वहीं दूसरी तरफ काफी कोशिश करने के बाद भी दुबई तेल नहीं खोज पा रहा था। उस समय दुबई अपने आसपास के राज्यों और शहरों को काफी तेजी से तरक्की करते हुए देख रहा था और इसी सब के बीच कहीं ना कहीं दुबई खुद को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा था। दोस्तों, दुबई किसी भी तरह तेल खोजना चाहता था और इसी हड़बड़ाहट में उसका अपने पड़ोसी अबू धाबी के साथ मनमुटाव शुरू हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन दोनों शहरों के बीच टेंशन बढ़ती गई और आखिरकार साल 1947 में एक बॉर्डर को लेकर हुए विवाद की वजह से इन दोनों शहरों के बीच जंग छिड़ गई। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि दुबई में रहने वाले लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, दुबई से मोती उद्योग लगभग खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों के पास यहाँ अब कोई कारोबार नहीं बचा था और इस लड़ाई की वजह से लोगों के भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी। लोगों ने देखा कि खाड़ी के दूसरे देश और राज्य तेल मिलने के चलते तेजी से फल फूल रहे थे, इसलिए लोगों ने दुबई छोड़कर अरब के अलग अलग हिस्सों में जाना शुरू कर दिया। दुबई की इकोनॉमी की अगर बात करें तो उस समय तक दुबई की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत अरब की खाड़ी पर मौजूद जेबेल अली नाम के एक बंदरगाह को माना जाता था। शुरुआत में ये जगह मछुआरों का एक मामूली सा इलाका हुआ करता था, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में इसको एक बंदरगाह बना दिया गया। आपको बता दें कि ये बंदरगाह ईरान और अरब की खाड़ी के प्रवेश वाले हिस्से में स्थित है और आज ये पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बिजी पोर्ट माना जाता है। हालांकि उस समय इस बंदरगाह पर इतना कारोबार नहीं होता था कि ये दुबई की किस्मत बदल सके, लेकिन दुबई की किस्मत भी बदली और इस किस्मत बदलने की शुरुआत साल 1958 में उस समय हुई जब राशिद बिन सईद अल मखदूम वहाँ के शासक बने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राशिद बिन सईद अल मखदूम
दुबई के मौजूदा शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के पिता थे। दोस्तों, उस समय दुबई में तेल नहीं निकल रहा था, इसलिए दुबई को आगे बढ़ने और सरवाइव करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत थी। क्योंकि अगर दुबई इसी तरह अपना सारा ध्यान तेल की खोज में लगाए रखता तो वो तरक्की की इस रेस से पूरी तरह बाहर हो जाता। और ये बात दुबई के नए शासक राशिद बिन सईद अल मखदूम बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसलिए उन्होंने सत्ता में आते ही दुबई का ध्यान तेल से हटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने पर लगा दिया। इसके लिए उन्होंने दूसरे देशों से बहुत बड़े बड़े लोन लिए और इस पैसे को दुबई के अंदर प्राइवेट कंपनियां स्थापित करने पर खर्च करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन कंपनियों ने ही दुबई के अंदर बिजली की लाइन, टेलीफोन सर्विसेज और बंदरगाह का विस्तार करने का काम किया। दोस्तों, इस लोन के पैसे से ही शेख राशिद बिन सईद ने दुबई के पहले एयरपोर्ट का भी निर्माण कराया था। इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का काम साल 1959 में शुरू हुआ और सिर्फ 1 साल के बाद ही साल 1960 में इसको ओपन कर दिया गया। आज ये एयरपोर्ट दुनिया में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसको दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में भी शुमार किया जाता है। दोस्तों, दुबई की गाड़ी अब धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो गई थी और साल 1966 में इस गाड़ी को वो रफ्तार भी मिल गई जिसकी इसको सख्त जरूरत थी। दरअसल दोस्तों, 1966 में दुबई के अंदर उस तेल को खोज लिया गया था जिसकी बहुत लंबे अरसे से तलाश थी। लेकिन जो तेल यहाँ मिला था उसकी मात्रा इतनी नहीं थी कि दुबई पूरी तरह उसी पर डिपेंड हो जाए। इसलिए शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने अपना फोकस दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बनाए रखा। दोस्तों, साल 1969 में दुबई ने तेल की शिपिंग शुरू कर दी और इससे जो मुनाफा हुआ उस पैसे को भी दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च किया गया। दुबई भी अब तरक्की की रफ्तार पकड़ चुका था और तेल पर फोकस ना रखने का उसको ये फायदा हुआ कि वो दूसरे क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट, एयरलाइंस, बंदरगाह और टूरिज्म के फील्ड में बहुत तेजी से तरक्की करने लगा। दोस्तों, दिसंबर 1971 में जब यूएई को ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी हासिल हुई तो दुबई भी यूएई के 7 अमीरात में से एक अमीरात बन गया और अगले कुछ सालों तक दुबई अपने पड़ोसी अबू धाबी और यूएई के बाकी अमीरात के साथ रेस में बने रहने के लिए इसी तरह अलग अलग तरीकों से अपनी कमाई को बढ़ाता रहा। दोस्तों, दुबई की तरक्की के इस सफर में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 1985 में आया था, क्योंकि इसी साल दुबई में वहां का पहला फ्री जोन बनाया गया था। इस फ्री जोन का नाम जेबेल अली फ्री जोन रखा गया, जिसको आज जाफजा के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 52 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जाफजा फ्री जोन आज भी दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन कहलाता है। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि फ्री जोन क्या होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी भी देश में बना फ्री जोन वो खास एरिया होता है जिसको विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। इस फ्री जोन में विदेशी कंपनियों को कई तरह की लुभावनी स्कीम जैसे टैक्स में छूट, कस्टम ड्यूटी में रियायत और विदेशी ऑनरशिप से जुड़े प्रतिबंधों में राहत करवाया जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फ्री जोन्स को फ्री इकोनॉमिक जोन्स और फ्री इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है। दुबई में इस फ्री जोन के बनने का फायदा ये हुआ कि इसके बनते ही यहाँ पर विदेशी कंपनियों का आना शुरू हो गया और देखते ही देखते इन कंपनियों की संख्या सैकड़ों से हजारों में पहुँच गई। दोस्तों, इस फ्री जोन की कामयाबी की 2 मुख्य वजहें थी। एक तो ये कि यहाँ पर कंपनियों को ऐसे ऐसे लुभावने ऑफर्स दिए गए कि कंपनियां चाह कर भी खुद को यहाँ आने से नहीं रोक पाई, और दूसरा ये कि फ्री जोन दुबई के सबसे बड़े ट्रेडिंग पोर्ट जेबेल अली के बेहद नजदीक बनाया गया था। दरअसल ये फ्री जोन इस तरह से बनाया गया था कि जेबेल अली पोर्ट खुद इस फ्री जोन का हिस्सा बन गया। किसी भी कंपनी के लिए पोर्ट का नजदीक होना एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि इससे प्रोडक्ट को शिप करने के दौरान कंपनी का समय और पैसे दोनों की काफी बचत होती है। और इन्हीं सभी फायदों को देखते हुए यहाँ एक के बाद एक कंपनी आती गई। इस तरह दोस्तों, कुछ ही समय में जेबेल अली पोर्ट पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बिजी पोर्ट बन गया। आज ये पोर्ट दुबई ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे वैल्यूएबल कमर्शियल असेट माना जाता है। जेबेल अली फ्री जोन की इस कामयाबी को देखते हुए दुबई सरकार ने इसके आसपास और भी छोटे छोटे फ्री जोन्स बनाने शुरू कर दिए और कुछ ही समय में इन फ्री जोन्स की संख्या 30 तक पहुंच गई। इसके अलावा इन फ्री जोन्स में मौजूद पोर्ट और कंपनीज में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, जिसके चलते ये फ्री जोन आज दुबई की जीडीपी में 21% से ज्यादा का योगदान देते हैं।
तो कुल मिला जुलाकर 1985 में जब दुबई के अंदर इन फ्री जोन्स का बनना और कंपनियों का आना शुरू हुआ तो दुबई ने तरक्की की एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली थी। दोस्तों, दुबई का विकास उस रफ्तार से हो रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए दुबई को और ज्यादा वर्कर्स की जरूरत थी, क्योंकि दुबई के पास अपनी खुद की इतनी वर्कफोर्स नहीं थी कि वो डेवलपमेंट के इस रफ्तार को मेंटेन रख सके। इसीलिए अपनी वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए दुबई ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से लोगों को लाना शुरू कर दिया, क्योंकि दुबई जानता था कि बेहद तेज गर्मी में हर रोज 10 से 12 घंटे का काम सिर्फ इन्हीं देशों के लोगों से कराया जा सकता है, और आज भी आमतौर पर इन लोगों से लेबर का काम ही कराया जाता है। इसके अलावा दुबई ने दुनिया भर के लोगों को लुभाने के लिए अपने यहाँ टैक्स फ्री इनकम का सिस्टम भी शुरू किया, यानी दुबई ने अपने नागरिकों की इनकम से सभी तरह के टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि ज्यादा कमाई के लिए दुनिया भर के डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन अपने देशों की नागरिकता छोड़कर दुबई में सेटल होना शुरू हो गए। तभी तो आज दुबई की 80% से ज्यादा आबादी ऐसे लोगों की है जो दूसरे देशों से जाकर वहां पर बसे हैं, जबकि दुबई में सिर्फ 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो वहां के मूल निवासी हैं। दोस्तों, शुरुआत में इन लेबर वर्कर्स के साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाता था, और एक बार जो व्यक्ति वहां काम करने जाता था वो वहीं पर फंसकर रह जाता था। लेकिन आज हालात पहले के मुकाबले काफी बदल चुके हैं। अब दुबई में काम करने वाले इन लेबर वर्कर्स को हफ्ते में 1 और साल में 1 बार में 30 छुट्टियां दी जाती हैं। दोस्तों, यूँ तो दुबई पहले से ही तरक्की की राह पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन साल 2006 में जब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के शासक बने तो ये रफ्तार और भी कई गुना तेज हो गया, क्योंकि शेख मोहम्मद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। दोस्तों, वह हर चीज को हमेशा भविष्य के हिसाब से प्लान करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मेन आइलैंड पाम जुमेरा और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन मिरेकल गार्डन, ये सब चीजें शेख मोहम्मद के कार्यकाल के दौरान ही बनाई गई हैं। दोस्तों, आज उनके शासन में दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है जहां का क्राइम रेट 0 है। पूरी तरह रेत पर बसा होने के बावजूद भी आज लोग वहां स्नो स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। वहां सोना दुकानों के अलावा वेंडिंग मशीन से भी खरीदा जाता है, और घर व ऑफिस तो दूर की बात, वहां बस स्टॉप जैसी जगहों पर भी एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। आज यही सब चीजें दुबई को दुनिया में सबसे अलग बनाती है, जिसके चलते दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और दोस्तों, दुबई का इस तरह पूरी दुनिया से अलग होना ही उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दुबई की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।